जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज है 5 फरवरी 2024 और 5 फरवरी 2024 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उससे मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं और संकल्प लेते हैं कि आज का दिन हमारा सबसे लाइफ का सबसे बेस्ट दिन होगा। आज मैं बहुत खुश रहूंगा और खुश होकर के अपने पूरे लक्ष्य को पूरा करूंगा जो मैं सुबह टारगेट बनाने वाला हूं। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में पीएम मोदी जी ने किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। पीएम मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मां कामाख्या कॉरिडोर इन विच स्टेट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य। तो असम राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है। मैं आपको बाकी राज्यों में जो कॉरिडोर बनाए गए हैं उसके बारे में भी मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में यहां पर काशी विश्वनाथ, बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर बनाया गया है। मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है। उड़ीसा में जगन्नाथ जो आपने सुना है, जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में है, वहां पर भी कॉरिडोर बनाया गया है। तो आप याद रखिएगा, असम में बनाया गया मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये कॉरिडोर का पूरा मैप देख रहे हैं जो कहां पर कामाख्या में, असम में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो मां कामाख्या मंदिर जो कॉरिडोर है गुवाहाटी असम में बनाया जा रहा है और यहां पर 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो प्रोजेक्ट है वो कहां पर शिलान्यास किया गया है? असम राज्य में। इंपॉर्टेंट है, कल यहां पर मोदी जी यहां पर दौरे पर थे और उसी दौरान इन्होंने 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। देखिए, मां कामाख्या कॉरिडोर में कितना खर्च होने वाला है, तो यहां पर लगभग 500 करोड़ रुपए से इसे डेवलप किया जाएगा। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो यहां पर एक गुवाहाटी न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल से 6 लेन रोड प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया जाएगा जिसकी कॉस्ट 358 करोड़ रुपए है। यहां पर एक इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा जिसकी कॉस्ट 831 करोड़ रुपए है। दोस्तों यहां पर एक और खेल परिसर प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया जाएगा। आप याद रखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि गुवाहाटी में क्या होगा, तो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की भी यहां पर नींव रखी गई है। पीएम मोदी जी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट यहां पे स्टार्ट किए गए हैं। दोस्तों अब यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं मां कामाख्या मंदिर के बारे में। तो मां कामाख्या मंदिर जो है ये नीलाचल पहाड़ी है असम के गुवाहाटी में, वहां पर स्थित है मां कामाख्या मंदिर और ये मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है। कामाख्या देवी मंदिर में देखिए 51 शक्तिपीठ है, उनमें से एक शक्तिपीठ कामाख्या देवी मंदिर है। आप यहां पर मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये मां कामाख्या देवी का मंदिर है। दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट मेला लगता है जो आपसे पूछा जा सकता है, वो मेला है अंबुबाची मेला। कौन सा मेला लगता है यहाँ पे? अंबुबाची मेला यहाँ पे लगता है। देखिए, भारत के बहुत सारे मैं आपको अन्य कॉरिडोर बता रहा हूं जो आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर के बारे में बताया है जो कहां पर है, पुरी में है, उड़ीसा में है और 17 जनवरी 2024 का इसका उद्घाटन किया जा चुका है। 800 करोड़ रुपए का एक कॉरिडोर है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ के बारे में बात करें तो 2022 में 2 साल पहले इसका उद्घाटन किया गया था। 332 करोड़ रुपए इसकी लागत है। महाकाल लोक 11 अक्टूबर 2022 को। और यहां पर बांकी बिहारी मंदिर कॉरिडोर जो कि मथुरा में है, ये इसका प्रोजेक्ट जो है चल रहा है। देवी भूमि कॉरिडोर जो कि द्वारका गुजरात में है, इस प्रोजेक्ट पर भी अभी काम जारी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किसे किया गया है? Who has been awarded the भारत रत्न रिसेंटली? तो दोस्तों भारत रत्न से जिसे सम्मानित किया गया है यह है लाल कृष्ण आडवाणी। तो लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के सीनियर नेता रह चुके हैं, सीनियर नेता अभी भी हैं। तो लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न से सम्मानित किए गए। मुरली मनोहर जोशी की बात करें तो ये भी जो बीजेपी के सीनियर लीडर रह चुके हैं। एम वेंकैया नायडू की बात करें तो भारत के 13 नंबर के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और वर्तमान में भारत के 14 नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, तो ये बात आप सभी याद रखिएगा। अब आइए जानते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी से संबंधित सारी डिटेल्स। तो आप यहां पर लाल कृष्ण आडवाणी जी को देख रहे हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं तो किस नंबर का इन्हें
भारत रत्न मिला है, तो ये 50वें ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये 50 नंबर के व्यक्ति हैं। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं कर्पूरी ठाकुर को। तो अभी मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था 23 जनवरी में, 23 जनवरी को यहां पर इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका। तो इस साल 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया जा चुका है और मैक्सिमम एक साल में 3 व्यक्तियों को केंद्र सरकार भारत रत्न दे सकती है। अब देखते हैं तीसरा व्यक्ति कौन होता है। तो 2 व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है। कर्पूरी ठाकुर कौन है? तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अब देखिए लाल कृष्ण आडवाणी जी की हम बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो जन्म है वो कब हुआ है? कराची में हुआ है, जो अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। 1927 में इनका जन्म हुआ है। और अगर बात करें तो दोस्तों ये बीजेपी के संस्थापक सदस्य से एक है। बीजेपी जहां भी है तो यहां पर लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े बड़े नेता, उनकी मेहनत की वजह से, वरना एक सीट भी इनके पास नहीं थी। आज भारत के लगभग सभी जगहों पर इनका शासन है। और मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट नहीं करता, मैं बस आपको हिस्ट्री से अवगत करा रहा हूं कैसे शुरुआत हुई और कैसे बढ़ा। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीजेपी की स्थापना कब हुई है? तो 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना की गई है। देखिए कई बार ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, 1986 से 91, तो ये सारे ईयर्स हैं जब ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये होम मिनिस्टर भी थे 1998 से 2004, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। भारत के ये उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 2002 से लेकर 2005 तक। देखिए 2015 में भी इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों राम मंदिर जो आप देख रहे हैं, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई 22 जनवरी को, तो दोस्तों उसमें जो बहुत बड़ा रोल निभाया था बाबरी विध्वंस में, तो इनमें से एक व्यक्ति थे, ये थे कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। तो सोमनाथ जो कि गुजरात में है, वहां से अयोध्या तक रथ यात्रा इन्होंने निकाली थी लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। अब दोस्तों भारत रत्न की बात आई है तो भारत रत्न जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जन सेवा, सार्वजनिक सेवा, विज्ञान, कला और यहां पर लिटरेचर के क्षेत्र में भारत रत्न दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई है? 1954 में। ये जो धातु है कांस्य धातु है, ब्रॉन्ज मेटल है। इसमें 2 भाग हैं। पहला भाग आप यहाँ पर देख रहे हैं और पहला भाग में भारत रत्न है और इसमें सूर्य बना हुआ है। पीछे वाले भाग में भारत का प्रतीक चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, और पीछे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स 5 फरवरी 2024 से संबंध है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लास मिलती है। स्टैटिक जीके क्लास मिलती है। 796 नंबर की आपको करंट अफेयर्स की क्लास में आपको दे रहा हूं। लगातार आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं। अब हर घर करंट अफेयर्स पहुंचे, ये हमारा मकसद है। डेली सुबह 6 AM पर हम आपको क्लास प्रोवाइड करते हैं और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों स्टडी कर एप्लीकेशन है जिसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको इस क्लास की PDF मिल सके। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद डेली करंट अफेयर्स सेक्शन में जाना है, जहां पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी और ई बुक सेक्शन में आपको बहुत सारी जो मंथली मैगजीन है और टॉपिक वाइज PDF वहां पर मिलती है। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल नेम है, आप इसे ज्वाइन कर लेना फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोट्स एंड PDF। दोस्तों कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। दोस्तों ये बात मैंने कई बार कही है और आपको फील भी होता होगा कि अभी कोई नेता अभिनेता पहुंच जाए जिसको हम जानते भी नहीं है, लेकिन लोग इतनी चाटुकारिता करेंगे उसकी कि कोई हद नहीं। आपका दोस्त तो इतना सम्मान नहीं देगा जितना नेता अभिनेता को देगा। उसके लिए दुनिया भर की तमाम प्रकार की चीजें उसके स्वागत में ला देगा, लेकिन आपको 10 रुपए का समोसा भी नहीं खिलाएगा। तो लोग आपकी इज्जत आपके काम से और आपके नाम से करते हैं। बात बहुत सीधी है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। थर्ड क्वेश्चन, बनवारी लाल पुरोहित किस राज्य के गवर्नर थे जिन्होंने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? बनवारी लाल पुरोहित was the governor of which state who has resigned from his post? तो दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित पंजाब, यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ये पंजाब के गवर्नर थे, हाल ही में इन्होंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया है। देखिए हरियाणा के जो वर्तमान गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय। उत्तर प्रदेश के कौन है? आनंदीबेन पटेल। छत्तीसगढ़ के कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। याद रखिएगा
छत्तीसगढ़ के कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल जी हैं। हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो आप यहाँ पे बनवारी लाल पुरोहित को देख रहे हैं, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किसको इस्तीफा किससे भेजा जाता है? देश के राष्ट्रपति को इन्होंने रेजिग्नेशन भेज दिया है। 21 अगस्त 2021 में ये पंजाब के कौन थे? गवर्नर अपॉइंट किए गए थे, अब इन्होंने रिजाइन कर दिया है। इसके अलावा और भी राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं, जैसे तमिलनाडु राज्य के और असम राज्य के गवर्नर भी रह चुके हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। ठीक है, इसके अलावा भारत का जो सबसे पुराना अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है द हितवाद, इसके ये मैनेजिंग एडिटर भी रह चुके हैं। अब दोस्तों राज्यपाल से संबंधित मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देता हूं। देखिए राज्यपाल के बारे में हमें कहां से पता चलता है? देखिए आर्टिकल नंबर 153 आपको याद रखना है। इस आर्टिकल में बताया गया है देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट, यानी इसका मतलब है हर एक राज्य का एक गवर्नर होगा। ये आर्टिकल नंबर 153 कहता है। हालांकि हमारे संविधान में एक और प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक ही गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, उन सब की सैलरी उन सभी राज्यों को मिलकर के देनी होती है। और राज्यपाल जो होता है ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के तहत पद धारण करता है। इसका क्या मतलब है? यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तभी तक राज्यपाल का जो टेन्योर है वो रहेगा। जब चाहे राज्यपाल को यहां से वहां राष्ट्रपति कर सकते हैं। देखिए राज्यपाल का वैसे कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, लेकिन अवधि से पहले समाप्त भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति कभी भी उन्हें इधर से उधर कर सकते हैं। अगर आपको राज्यपाल बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? आपकी एज 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल जो है राज्य के मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर यह रहा। हाल ही में पीएम मोदी जी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी है? पीएम मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तो ये तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां है दोस्तों? तो याद रखना ये ओडिशा राज्य में। कहां पर है? ओडिशा राज्य में है तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, और इसकी आधारशिला रखी है पीएम मोदी जी ने, जो कि ओडिशा में है। देखिए इस परियोजना का जो टारगेट है वो क्या है? वो है 3200 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करना। इससे क्या होगा? इससे सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, चीप पावर यहां पर मिलेगा। तो दोस्तों इसका एम यही है, टू प्रोवाइड चीप पावर इन द स्टेट विद अ कैपेसिटी ऑफ 3200 मेगावाट। देखिए तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात आई है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो देखिए संबलपुर ओडिशा में तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। ये जो स्टेशन है ये 3 फेजेस में एक्टिव है। जो पहला फेज है वो 800 मेगावाट के 3 इसमें स्टेशन होंगे। अब दोस्तों ओडिशा की बात आई है तो ओडिशा से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये कहां पर? चिल्का लेक आपने नाम सुना है, जो कि रामसर साइट भी है। भारत की सबसे पहली आर्द्र भूमि, भारत की सबसे पहली रामसर साइट चिल्का थी 1982 में, जब भारत ने रामसर कन्वेंशन पे साइन किया था। तो दोस्तों ओडिशा में यहां पर महोत्सव मनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं ब्लैक टाइगर सफारी कहां पर स्थापित की गई है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ब्लैक टाइगर सफारी का स्थापना हुआ है। हाल ही में ओडिशा में कौन सी योजना स्टार्ट हुई है? तो ओडिशा में लाभा योजना स्टार्ट हुई, जिसमें लघु जो वन उपज आदिवासी भाइयों के द्वारा उसका उत्पादन किया जाता है, उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर यह रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस देश में भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई लॉन्च किया गया है? इन विच कंट्री हैज इंडियाज डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई हैज बीन लॉन्च्ड? तो भारत का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है दोस्तों फ्रांस ने अडॉप्ट किया है। ऐसा पहला देश फ्रांस नहीं है जिसने हमारे यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट किया है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसने डिजिटल पेमेंट यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट किया है। देखिए यूपीआई की खासियत आपने देखी होगी कि इतना सरल है ये, और इतना आसानी से समझा जा सकता है कि कोई अगर पढ़ा लिखा इंसान ना हो तो भी वो आसानी से समझ सकता है कि हमें कैसे यूज करना है। इवन आपके पास इंटरनेट नहीं तो भी आप यूपीआई नंबर से, मैसेज से आप पेमेंट कर सकते हो। आप अपने सामान्य फोन में जहां पे इंटरनेट नहीं, जो सबसे सस्ता फोन है, उससे भी आप यूपीआई चला सकते हो। पूरी दुनिया इसे अडॉप्ट कर रही है और फ्रांस ने भी इसे अडॉप्ट किया है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आप इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है।
कहां से लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों आपने एफिल टावर का नाम तो सुना होगा ना। तो दोस्तों फ्रांस में पेरिस में एफिल टावर, वहां से यूपीआई को लॉन्च किया गया है। आप इसके जरिए एफिल टावर के टिकट भी बुक कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। अब दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं, ये है आप देख पा रहे हैं मैक्रोन साहब है जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अभी हमारे भारत के जो रिपब्लिक डे मनाएगा तब हमने इनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया था। इसके अलावा जब पीएम मोदी जी फ्रांस गए थे, बेस्टिल परेड डे आपको याद होगा 14 जुलाई को मनाया जाता है, तो भारत और फ्रांस यूपीआई भुगतान पेमेंट सिस्टम का उपयोग करेगा। यहां पर इसको लेकर के दोनों देशों के बीच में समझौता भी हुआ था, बातचीत भी हुई थी। कौन कौन से देश हैं जो यूपीआई सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ये सिंगापुर है, मलेशिया है, संयुक्त अरब अमीरात है, बेनेलक्स देश है, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, नेपाल, यूके। इतने सारे देश आपको मैं बता रहा हूं जो कि हमारे यूपीआई सिस्टम को यूज करते हैं। अब देखिए फ्रांस की बात आई तो फ्रांस की लोकेशन को देखते तो फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है, आप यहां पे देख पा रहे हैं फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है, और गैब्रियल अटल यहां के प्राइम मिनिस्टर है, याद रखिएगा। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम बात करेंगे भारत के इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में जो आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कैगा परमाणु प्लांट। तो जो कैगा परमाणु प्लांट है वो कर्नाटक राज्य में है। काकरापार परमाणु प्लांट कहां पर है? सूरत गुजरात में है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहां पे? तमिलनाडु में है। और कलपक्कम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में है। नरोरा पावर प्लांट यूपी में है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कोटा में है। और तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में है। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं तो मैं आपको स्टैटिक जीके भी बताते चलता हूं, बहुत ध्यान से सुनते चलिए। अब आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, छठवां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व? तो दोस्तों विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। 1 फरवरी को क्या होता है दोस्तों? तो 1 फरवरी को यहां पर कोस्ट गार्ड यानी कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा कोस्ट गार्ड की स्थापना 1970, भारतीय तटरक्षक बल दिवस। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 6 फरवरी को यहां पर जो महिला जननांग विकृति उसके प्रति संवेदना दिवस मनाया जाता है। महिला जननांग जो वीमेंस का रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसके प्रति संवेदनशील होना और जागरूकता फैलाने के लिए, उसमें भी कोई भी प्रकार की विकृति आती है उसके अवेयरनेस के लिए 6 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। देखिए विश्व कैंसर दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों? कैंसर का जो खतरा है वो कभी भी हो सकता है किसी व्यक्ति को, तो उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, कैंसर कितने प्रकार का होता है, कैंसर क्या होता है, कैंसर कैसे हो सकता है, और उसको यहाँ पे अवेयरनेस पर्पस के लिए 4 फरवरी को ये वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। देखिए इसकी थीम इस बार क्या है? तो इसकी थीम है टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। ठीक है, तो उसकी थीम आप याद रखिएगा, टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। विश्व कैंसर दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई है? तो 2000 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई है। दोस्तों कैंसर होता क्या है कि आपके शरीर के किसी भी पार्ट पे जो सेल्स होते हैं वो मतलब अनियंत्रित रूप से कोशिकाएं या सेल्स जब वृद्धि करने लगते हैं, एक लंप बन जाता है, उसे कैंसर कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे मैं आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताऊंगा, जहां पर हमारी जो अभी बजट पेश हुआ अंतरिम बजट, उसमें 9 से 14 साल की जो महिला जो बच्चियां हैं उनको यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाया जाएगा। पहले से उनको सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाया जाएगा। मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था। अब आइए जानते हैं सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। इसे बोला जाता है सर्वाइकल कैंसर या फिर ग्रीवा कैंसर बोला जाता है। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट आप देख रहे हैं, और ये आप देख पा रहे हैं, इसे यूट्रस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको यूट्रस कहा जाता है। और ये इस जगह पे मान लीजिए कोई लंप बनने लगा और जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये होता है यहाँ पर, इसे कहते हैं ग्रीवा कैंसर। गर्भाशय ग्रीवा की परत में जब यहाँ पर अनकंट्रोलेबल असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है तो उसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। अब एक सवाल पूछा जाता है कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो किस वायरस की वजह से होता है? इसे बोलते हैं HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। क्या बोलते हैं?
ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, इसकी वजह से होता है किसी भी महिलाओं को सर्विकल कैंसर। अब दोस्तों बात यहां पे दिवस की आई है, तो मैं आपको फरवरी महीने के इंपॉर्टेंट डेज बता रहा हूं। तो 6 फरवरी को मनाया जाता है सेफर इंटरनेट डे, 10 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे, 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे, वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी को, और यहां पर 28 फरवरी को यहां पर नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। और किन की याद पर? सीवी रमन जी की याद पर ही मनाया जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते दोस्तों अगला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहां पर बनाया गया है? वेयर इज कंट्रीज फर्स्ट कॉपर क्लैडिंग बापू टावर बीइंग बिल्ट? तो देखिए जो बापू टावर बनाया गया है वो कहां पर? पटना में। कहां पर? पटना में बापू टावर बनाया गया। बापू टावर का मतलब है कि महात्मा गांधी जी से संबंधित, अभी मैं आपको टावर दिखाऊंगा, उस टावर में आपको महात्मा गांधी से संबंधित सारी जानकारियां देखने को मिलेंगी। टावर दिखाता हूं। देखिए आगरा में क्या हुआ है, तो आगरा में सीवर वैक्यूम सिस्टम स्थापित हुआ है। कोलकाता पहला ऐसा भारत का शहर है जिसने अपना जैविक रजिस्टर पेश किया है। जैविक विविधता रजिस्टर, कितने प्रकार की स्पीसीज कोलकाता में पाए जाते हैं, ये कोलकाता में अभी यहां पर कोलकाता ने पेश किया है। और दिल्ली में क्या हुआ दोस्तों, अभी यहां पर इन्वेस्टर समिट हुई है, दिल्ली में इन्वेस्टर समिट हुआ है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं पटना में, हम दिखाते हैं आपको बापू टावर। तो आप यहां पर ये बापू टावर देख पा रहे हैं, कितना सुंदर दिख रहा है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी से संबंधित सारी आपको जानकारियां देखने को मिलेंगी। और ये देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर बिहार में बनकर के तैयार हुआ है और देश को समर्पित कर दिया गया है। तो पटना में जगह है गर्दनी बाग, ये गर्दनी बाग में स्थित है और ये 6 मंजिला आप टावर देख पा रहे हैं। तो 42,000 किलो से तांबे की जो परत है, बाहरी दीवार बनी हुई है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। दोस्तों इसकी शुरुआत बनने की 2018 में हुई थी और इसमें टोटल 130 करोड़ रुपए कॉस्ट आया है, लागत आई है। देखिए बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में नीतीश कुमार जो बिहार के 9वीं बार चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने यहाँ पे शपथ लिया है। दोस्तों बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, अभी फैसला किया गया है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है, वो कहां पर है? कैमूर जिले में है। पहला कौन सा, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे उत्तर दीजिए। दोस्तों इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कहां पे स्थापित किया गया है? तो ये बगहा में स्थापित किया गया है। देखिए पटना नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना की शुरुआत की है, यानी आप अपना वेस्ट दीजिए तो आपको यहाँ पे पैसे भी मिलेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न आप सभी के सामने रहा। भारतीय वायु सेवा के द्वारा किस राज्य में अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया गया? एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 विल बी ऑर्गेनाइज बाय इंडियन एयर फोर्स इन विच स्टेट? तो दोस्तों कहां पर आयोजित किया जाएगा? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में भारतीय वायु सेवा जो है, इंडियन एयर सर्विस है, उसके द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया गया। दोस्तों 17 फरवरी से इसका आयोजन होगा। 17 फरवरी से राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण रेंज में एक मेगा अभ्यास हो रहा है, 2024 का आयोजन किया जाएगा। इसमें बहुत सारे हेलीकॉप्टर, बहुत सारे विमान इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बता रहा हूं परीक्षा संजीवनी में, जो आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत और सऊदी अरब के बीच में जो अभ्यास है, इसे बोलते हैं सदा तंसिक। भारत और ओमान के बीच में जो अभ्यास होता है, ये नसीम अल बहर है। साइक्लोन किसके बीच में होता है? तो भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन अभ्यास होता है। भारत और सिंगापुर के बीच में होता है अग्नि वॉरियर अभ्यास। भारत और वियतनाम के बीच में विनबैक्स होता है। भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद होता है। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स और भारत और श्रीलंका के बीच में स्लाइनेक्स होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यार, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में मूल्यवान खनिज कोल्टन की खोज की गई है? इन विच कंट्री हैज वैल्यूएबल मिनरल कोल्टन हैज बीन डिस्कवर्ड? तो कोल्टन की जो खोज की गई दोस्तों, केन्या में। कहां पर? केन्या में कोल्टन की खोज की गई है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर ये किस प्रकार का खनिज है, क्या फायदा होगा कोल्टन का जो केन्या में खोजा गया है? तो रुकिए जरा, मैं आपको सारा कुछ डिटेल से समझाता हूं। तो देखिए केन्या में यहां पर वो जगह है जहां पर कोल्टन खनिज खोजा गया है। इसका सबसे पहला यहां पे रिजर्व देखा गया है। कोल्टन लिथियम की तरह है। लिथियम का इस्तेमाल कहां पर होता है? तो आपकी जितनी भी फोन की बैटरीज होती हैं, जितनी भी डिवाइसेस जिसमें बैटरीज लगती है,
तो उसमें लिथियम का इस्तेमाल होता है, जो सबसे लाइटेस्ट सबसे सॉफ्टेस्ट मेटल है। उसी प्रकार से जो कोल्टन है, इसका इलेक्ट्रिक कार बैटरी, मोबाइल फोन और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसका निर्माण किया जाता है। बहुत ही दुर्लभ खनिज है। देखिए, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पास जो है सबसे ज्यादा कोल्टन का भंडार है, जो कहां पर आता है, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। कोल्टन जो है, देखिए ये एक प्रकार से धात्विक अयस्क है, यानी मेटेलिक ओर है। इसमें नाइओबियम और टेंटलम, ये दोनों प्रकार के एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं। दोस्तों, कोल्टन में सबसे ज्यादा उत्पादन में यहां पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, दूसरा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तीसरा कनाडा, चौथा ब्राजील है। ये क्रम है जो इसका उत्पादन करते हैं। चलिए दोस्तों, केन्या की बात आई तो केन्या की लोकेशन को देखते हैं। आप यहां पर केन्या देख पा रहे हैं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, जिसकी कैपिटल नैरोबी है। विलियम रूटो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। केन्याई शिलिंग यहाँ की करेंसी है। और यहां पर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसका नाम है मोम्बासा। क्या नाम है? मोम्बासा इसका नाम है। दोस्तों, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। FADA फाडा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2023 में इलेक्ट्रिक वाहन की जो बिक्री है वो कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों, 2023 में इलेक्ट्रिक वाहनों की वृद्धि बहुत तेजी से हुई है, जो एक अच्छा सिग्नल है। और यहां पर धीरे धीरे जो है लोग जो है वो किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, इस रिपोर्ट में पता चल रहा है। और यहां पे सरकार क्या कर रही है? इस पे सब्सिडी भी दे रही है, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट भी कर रही है। तो जो हमारे पर्यावरण से संबंधित चैलेंजेस हैं उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, यहाँ पे 49.25% की इसमें वृद्धि देखने को मिली है। इलेक्ट्रिक वाहन का जो सेल्स है वो बढ़ गया है। देखिए, फाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो जानकारी है, भारत के जो यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हैवी इंडस्ट्रीज हैं, इनका नाम है कृष्णन पाल गुर्जर। इन्होंने इस जानकारी को राज्यसभा में दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 पहिया, 3 पहिया, वाणिज्यिक वाहन और यात्री वाहन में कितनी परसेंटेज की वृद्धि हुई है, टोटल कितनी वृद्धि हुई है बताया गया है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो सूचकांक है, रिपोर्ट्स है, एक बार उसका भी रिवाइज करा देता हूं जो पूछा जा सकता है। तो अगर मैं पूछूं कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 93 प्लेस है और सबसे पहले प्लेस पर डेनमार्क आता है। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि हिम तेंदुआ रिपोर्ट अभी आई है तो तेंदुओं की संख्या टोटल कितनी? 718। सबसे ज्यादा तेंदुआ कहां पे पाया जाता है दोस्तों? लद्दाख वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं। दोस्तों, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे यहाँ पे खत्म हो गए। अब RRR सेशन की बारी है। RRR सेशन में क्या होगा? यहाँ पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे जो पुराने महीने के हैं, यानी हम पिछले लास्ट 1 ईयर के लगातार आपका करंट अफेयर्स रिवाइज करते रहे ताकि आपको पुराना ना भूले। तो आज RRR सेशन में अक्टूबर के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। एशियन गेम्स 2023 में अविनाश साबले ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है स्टीपल चेज इवेंट में। ठीक है। आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जारी रखें। नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो अंतरिक्ष से कितने दिनों बाद पृथ्वी पर वापस आए? तो ये 371 डेज तक वहां पर थे, अंतरिक्ष में थे। किस राज्य के उल्किया में फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो जो उल्किया फूड पार्क है वो कहां पर है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस मॉडल का दर्जा हासिल किया है? तो ये यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। राकेल पेना रॉड्रिस किस देश के उपराष्ट्रपति जो भारत की पहली बार यात्रा पर आए हैं? तो डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। एशियन गेम्स 2023 में पारुल चौधरी ने कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पारुल चौधरी ने। ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन है? तो ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला सुधा मूर्ति हैं, इन्फोसिस की। सुधा मूर्ति कौन? इन्फोसिस के जो फाउंडर है नारायण मूर्ति, उनकी वाइफ है सुधा मूर्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो अंबई को यहां पे सम्मानित किया गया है। भारत और किस देश ने घरेलू कार्ड स्कीम के तहत समझौता किया है? तो घरेलू कार्ड स्कीम के तहत भारत और UAE ने समझौता किया है। केंद्र सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो यहाँ पे 5 साल के लिए से प्रतिबंधित किया है। दोस्तों, कल था संडे और संडे को आपने वीकली करंट अफेयर्स पढ़ा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जरूर पढ़िए, उसमें पूरा हफ्ते का रिवीजन होता है, जरूर पढ़ा करिए।
3 फरवरी को सैटरडे था और सैटरडे को मैंने करंट अफेयर्स जो पढ़ा उसका रिवीजन कराता हूं, ठीक है। चलिए, खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का जो आयोजन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ, तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। उंगलई थेडी ओंगल ओरिल योजना किस राज्य में शुरू किया गया, तो ये जो अभियान है तमिलनाडु में स्टार्ट किया, जिसके तहत घर बैठे आपके यहां सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन के द्वारा महिला एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो महिला एथलीट ऑफ द ईयर मणिपुर की नौरेम रोशीबिना देवी को चुना गया। भारतीय नौसेना के द्वारा किस साल नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में घोषित किया गया, 2024 का जो वर्ष है नौसेना असैन्य वर्ष घोषित हुआ। हाल ही में यूपीएससी के मेंबर के रूप में किसने शपथ ली है, तो यूपीएससी के मेंबर के रूप में संजय वर्मा ने शपथ ली है। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला की शुरुआत किस राज्य में हुई है, हरियाणा के फरीदाबाद में स्टार्ट हुआ है। वेब पोर्टल सी केयर्स का शुभारंभ किसने किया है, तो दोस्तों वेब पोर्टल सी केयर्स का शुभारंभ भारत के कोयला मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने किया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं, तो लोचन सिंह पठानिया भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर बने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस बीमारी को खत्म करने के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया गया, तो फाइलेरिया जिसे हम हाथी पांव बीमारी कहते हैं, इसको खत्म करने के लिए अभियान शुरू किया गया। दोस्तों ल्यूसेंट जीके में हम फिजिक्स के आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे फिजिक्स से रिलेटेड। तो कार्य का मात्रक क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, तो जूल कार्य का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष लाइट का मात्रक है, ठीक है, लाइट नहीं सॉरी डिस्टेंस दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष से लाइट ईयर बोलते हैं। परसेक किसकी इकाई है, तो परसेक भी जो है दूरी की इकाई, जैसे क्यूरी किसकी इकाई है, तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है, ठीक है। अच्छा इन दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स की भी और ज्योति तीव्रता दोनों का ल्यूमेन है, क्योंकि ल्यूमिनस फ्लक्स भी है, ठीक है। पास्कल किसकी इकाई है, तो जो प्रेशर होता है दाब होता है, इसको पास्कल जो है प्रेशर की इकाई है। अब दोस्तों 5 फरवरी के करंट अफेयर्स का मैं आपका टेस्ट लूंगा। आपने बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ा, मैं डेली टेस्ट लेता हूं। क्यों लेता हूं टेस्ट, ताकि ये पता चले कि आपने कितने अच्छे से पूरे क्लास को सुना या फिर पढ़ा है। तो आइए देखते हैं, कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बिहार के 2 बार चीफ मिनिस्टर थे, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी जी को किस वर्ष पद्म विभूषण मिला है, 2015 में पद्म विभूषण मिला। मां कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में है, असम में है मां कामाख्या देवी मंदिर। महाकाल लोक किस राज्य में है, महाकाल लोक मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल नंबर 153 में यह बात कही गई है। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है, ओडिशा में है तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र ये कहां पर है, तो दोस्तों तमिलनाडु में है कुडनकुलम परमाणु संयंत्र। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट सेफर डे मनाया जाता है। सदा तंसिक ये जो अभ्यास है भारत और किस देश के बीच में होता है, भारत और सऊदी अरब के बीच में सदा तंसिक अभ्यास होता है। नैरोबी किस देश की राजधानी है, तो केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी। केन्या की कैपिटल क्या है, नैरोबी। आज का सवाल है, भारत रत्न पहली बार कब दिया गया था, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको पहचानना है दोस्तों ये इमेज किसकी है, आपको बताना है इनके बारे में। दोस्तों इसके अलावा जो इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे जाना। ये राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लेना ताकि आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ और अपडेट्स मिलता रहे। आशा करता हूं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहे, आपके जो अच्छे सुझाव हैं वो आप हम तक पहुंचाते रहे। आपको क्लास कैसी लगती है और आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इसे अन्य क्लासेस से, ये भी बताइएगा। कमेंट बॉक्स पर आप सभी बताएं और अपने पढ़ाई को हमेशा मजबूत करके रखें और लगातार अपने ऊपर विश्वास रखें। 6 से 7 घंटे डेली पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जो हो जाए। तो दोस्तों चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज एक इंपॉर्टेंट लेक्चर आ रहा है दोस्तों सुबह 9 बजे और ये है लोक नृत्य, फोक डांसेस, लोक नृत्य। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक का, देखिएगा जरूर।
और शाम को 7 बजे अयाज सर 60 दिन 60 मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं, पूरी मैथ्स खत्म कर देंगे अयाज सर 7 बजे 7 PM पर आज से। और 8 PM पे सुरजीत सर जो है 60 दिन 60 रीजनिंग की क्लास, 10,000 प्रश्नों की क्लास स्टैटिक जीके की राजेश सर ला रहे हैं, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टडी कर यूट्यूब चैनल पर आप ज्वाइन करिएगा। दूसरा हमारा यूट्यूब चैनल है, 2 यूट्यूब चैनल है, एक स्टडी कर है और एक मेरे जो आप जानते हैं जो आपका अपना चैनल है। मैं टेलीग्राम में लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो पूरी मैथ्स खत्म, पूरी रीजनिंग खत्म और पूरा जीके खत्म, जरूर ज्वाइन करिएगा इस क्लास को। मैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मिलते हैं, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।